प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए हमने एक बहुत अच्छी सीरीज शुरू करी है आयुष जैन क्लासेस ने। और मैं हूं आयुष जैन क्लासेस का डायरेक्टर एंड आप सभी का टीचर। तो बेटा, हम सभी ने अभी एक बहुत बेसिक चीज़ें शुरू करी हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। हम पूरी आप सभी के लिए एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं। इस सीरीज के अंदर में हम आपको पहले चैप्टर से लेके आपके लास्ट चैप्टर तक 10 चैप्टर तक एक्सक्लूडिंग 2 चैप्टर्स जो आपके डिलीट हो चुके हैं, ठीक है, इनको पोवर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो आपके डिलीट हो चुके हैं, इनको छोड़ करके हम बाकी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे कवर अप करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको जितनी भी चीज़ें बताएं वो एनसीईआरटी के साथ में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से सारी चीज़ें रीड करके आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंटल पॉलिसीज एक्सपीरियंस। डेवलपमेंटल पॉलिसीज एक्सपीरियंस 1947 टू 1990। इस चैप्टर के अंदर में हमको क्या क्या बताया है, कैसे कैसे इंडिया ने डेवलपमेंट पाई, इंडिया ने कैसे कैसे आगे चल करके अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया है, ये हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इस चैप्टर के अंदर पढ़ने के बाद आप सभी को ये क्लियर हो जाएगा 1947 में कि कैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली और उस वक्त इकोनॉमी में कैसे हालचाल था, उनसे हम बहुत अच्छे से फेमिलर हो जाएंगे। फिर वो सेक्टर्स भी हम समझ पाएंगे, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके चलते हम लोगों को डेवलपमेंट करने में, आगे बढ़ने में मदद मिली। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी कैसे अंडर डेवलपमेंट थी और स्टैग्नेशन से हम आगे बढ़े हैं, मतलब हमारी इकोनॉमी जो है वो एक भूखमरी की सिचुएशन से आगे बढ़ना शुरू करी, तो हम कैसे आगे बढ़ पाए। तो इस किताब के अंदर में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो चलिए अब हम देखना शुरू करते हैं। ये यही बताया है, द 2 चैप्टर्स इन दिस यूनिट गिव अस द ओवरव्यू ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज इट वाज एज द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस till after 4 decades of planned development, which was the path of Indian chose. This means that the government of India has taken a series of steps such as the establishment of planning commission. तो आज़ाद भारत ने क्या किया बेटा, आज़ाद भारत ने कोशिश किया डेवलपमेंट करने की। हमने क्या कोशिश करी, हमने कोशिश करी, हमारी गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि उन्होंने एक सीरीज ऑफ स्टेप्स लिए, बहुत सारे स्टेप्स लगाना शुरू किया। जैसे कि उन्होंने प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश करा और अनाउंस किया 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स मतलब जिनके अंदर में हर 5 साल की प्लानिंग करना शुरू किया कि कैसे कैसे हम हर 5 साल में, ये 5 साल के अंदर में हम इन चीज़ों को ठीक करेंगे, भारत के अंदर में इन सेक्टर्स पे हम डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे, ये बात करना शुरू किया। A overview of goals of 5-year plan and critical appraisal of merits and limitations of plan development have been covered in this unit. तो इस चैप्टर के अंदर में हम यही पढ़ने वाले हैं क्या क्या मेरिट्स थे और क्या क्या लिमिटेशन थे किसके अंदर, प्लान डेवलपमेंट के अंदर। कितने चैप्टर्स हैं बेटा, 2 चैप्टर्स में। तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारा रहेगा वो रहेगा इंडियन इकोनॉमी का स्टेटस बताना, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस को मद्देनजर रखते हुए अंग्रेजों ने हमको क्या करके गए और कैसी हमारी कंडीशंस थी और हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट के पाथ पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए हमारा चैप्टर अब हम शुरू करते हैं, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस को मद्देनजर रखते हुए हमारी इकोनॉमी क्या कंडीशंस थी, क्या क्या चीजें थी। अब चलिए हम ये देखना शुरू करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द लर्नर विल बिकम द फेमिलियर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट लेड टू द अंडर डेवलपमेंट एंड स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमको ये समझने की जरूरत है कि कैसे हमारा स्लो ग्रोथ होना शुरू हुआ इंडियन इकोनॉमी का और अंडर डेवलपमेंट किस तरीके से हम डेवलपमेंट से, डेवलपिंग स्टेट से डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ने से डेवलपमेंट का रुक जाना, हम एक अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी बन करके रह गए थे, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी बन के रह गए थे। इस बात पे हमको कैसे ले गया था, कौन कौन से फैक्टर्स ले गए थे विच लेड टू अंडर डेवलपमेंट। तो उन फैक्टर्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने हमारे साथ में किस टाइप का एक्सप्लॉयटेशन किया, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर को किस तरीके का एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था। यही जर्नी हम इस चैप्टर में चलिए शुरू करते हैं, पढ़ने वाले हैं। तो पहला बेटा यहां पे हम लोगों को बताया है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज दिस बुक ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू
familiarize you with the basic feature of Indian economy and its development as it today in the aftermath of independence. However, it is equally important to know something about country's economic past as you learn about the present state and future prospect. देखिए यहाँ पे हमको क्या बता रहा है, इंडियन इकोनॉमी का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि बेसिक फीचर्स, हमारे जो बेसिक फीचर्स हैं उनके बारे में फेमराइज करना है कि हमने कैसे डेवलपमेंट किया, लेकिन साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि हमारे देश की इकोनॉमिक पास्ट कैसी थी, तभी हम प्रेजेंट और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम इंडिपेंडेंस के पहले की इकोनॉमी का हाल देख लेते हैं और समझेंगे कि किन चीज़ों के चलते इंडिया की पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज को शेप दिया गया। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे कि आगे क्या लिखा है। आगे की लाइनों में लिखा है द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन प्रेजेंट डे इकोनॉमी इज नॉट जस्ट द करंट मेकिंग, it has the root stepped in history, particularly the period when the India was under the British rule, which lasted almost 2 centuries before India won its independence on 15th August 1947. The sole purpose of the British colonial rule in India was to reduce the country to bring a raw material supply for the Great Britain. बेटा ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज टू रिड्यूस द कंट्री टू ब्रिंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर द ग्रेट ब्रिटेन। वो सिर्फ हमको इस्तेमाल करना चाहते थे, एक रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर, हमको भूखे नंगों का लोग समझते हुए, देश समझते हुए हमसे सिर्फ रॉ मटेरियल चाहते थे अंग्रेज। एंड ओन, खुद आगे बढ़ रहे थे, एंड ओन रैपिडली एक्सपेंडिंग देयर मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर, ये बर्बाद कर देने वाला नेचर समझना ही ऑफ दिस रिलेशनशिप इज एसेंशियल फॉर एनी assessment of kind and level of development which the Indian economy has been able to attain over 7.5 decades, मतलब वही 75 से 80 सालों में। तो बेटा हम 75 से 80 सालों में जो भी डेवलपमेंटल के पाथ पे आगे बढ़े हैं, इन नेचर को समझ पाना हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव से ग्रोथ नहीं करे हैं, बल्कि हमारी ग्रोथ जो है वो नेगेटिव से होनी शुरू हुई है। तो यहाँ पे बेटा हमको इन लाइंस में हमको यहाँ पे ये समझने के लिए मिला कि आज जो भी हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एकदम नए समय से देख पा रहे हैं, चीज़ों को जान पा रहे हैं, वो जैसे उसकी हिस्ट्रियों में गड़ा हुआ है। पर्टिकुलरली कब का पीरियड खास करके ब्रिटिश रूल के समय से जुड़े हुए हैं, जो लगभग 2 सेंचुरी तक भारत में हमारे ऊपर राज किया और फाइनली भारत को आज़ादी मिली। आप सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हमको मिली। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का मेन पर्पस, सोल पर्पस क्या था? यही था कि वो एक हमको रॉ मटेरियल का, जो अभी हमने पढ़ा, हाईलाइट किया, रॉ मटेरियल का हमको एक्सपोर्टर बनाना चाहते थे ताकि ग्रेट ब्रिटेन रैपिड इंडस्ट्रियल बेस को सपोर्ट कर सके। और यही एक्सप्लॉयटेटिव नेचर समझना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है कि इतने 70 सालों में, 75 सालों में इंडिया की इकोनॉमी का डेवलपमेंट जो बढ़ा है वो नेगेटिव से बढ़ा है, ना कि पॉजिटिव से। चलिए बेटा अब सेकंड हम देख लेते हैं इसके आगे, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। बेटा एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर सीन फॉर द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मैं चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी से बुक टू बुक रीडिंग करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में और इंडियन इकोनॉमी में जो आपका 40 मार्क्स है आपके क्लास 12 सीबीएसई में, वो जो भी आपको चीज़ें आनी है वो सारी की सारी यहीं से आनी है। एनसीईआरटी के बाहर का आपका कुछ भी नहीं आना है। तो अगर आप इन्हीं सभी बातों को अपने वर्ड्स में लिख लेते हैं एग्जाम में तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी रीडिंग करें और इससे ही आप आगे बढ़ाएं, अपनी कोशिश करें। और इसी कोशिश से मैं आपके लिए एक वीडियो बना के डाल रहा हूँ ताकि घर में बैठ के आप आराम से इसको देख सकें। तो अगर आप लोगों को हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करना, जिससे हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी और चैनल थोड़ा ग्रो हो जाएगा। आगे देखते हैं बेटा हम, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। बेटा यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एडवेंट। एडवेंट मतलब होता है कि हम एक अपने आप में, मतलब अपने आप में कैपेबल थे। हम कैसे थे? इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थे, किसी के ऊपर निर्भर नहीं था इंडिया सेल्फ कैपेबल था, सेल्फ सफिशिएंट था हमारी इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, येट द कंट्री इकोनॉमी वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। India was particularly well known for its handicraft industries in field of cotton and silk textile, metal and precious stonework, etc.
This enjoyed a worldwide market based on the reputation and fine quality of material used in high standard of craftsmanship in all the imports from India. देखिए क्या बोल रहा है बेटा, भारत जो है ना वो बिफोर एडवेंट ऑफ कॉलोनियल रूल, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिश रूल के समय पे हमारी इकोनॉमी की कैसी कंडीशन थी, तो बड़ी लो थी, पहले ही लिख दिया, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश रूल के समय पे हमारी हालत तो ऐसे भी खराब थी। फिर क्या बोला है, इंडिया आज़ाद भारत जो है, मतलब ब्रिटेन के आने के पहले का आज़ाद भारत, जब उन लोग हमारे यहाँ आए थे 1949 में ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके, है ना, तो उनके पहले की बात बता रहा है। तो इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी ब्रिटिश रूल के आने के पहले। एग्रीकल्चर, लोगों का यहाँ पे खेती बाड़ी करना, एग्रीकल्चर ही लोगों का लिवलीहुड हुआ करता था, जीवन जीने का जुगाड़ होता था। इसके अलावा भी काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती थी। इंडिया अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए मशहूर था, जैसे कि कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल, मेटल और प्रीसियस स्टोन वर्क्स के लिए। याद रखना क्या, कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, मेटल एंड प्रीसियस स्टोन वर्क के लिए फेमस था। ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये पूरे दुनिया में नाम था इंडिया का, जो फाइन क्वालिटी ऑफ क्राफ्टमैनशिप की वजह से जाना जाता था। कॉलोनियल गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज का फोकस अपने देश का इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना था, ना कि इंडिया को डेवलप करना। इन पॉलिसीज के अंदर में इंडियन इकोनॉमी को फंडामेंटली चेंज कर दिया और इंडिया को सिर्फ एक रॉ मटेरियल का सप्लायर बन के रखा दिया और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बना के रख दिया ग्रेट ब्रिटेन से। यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है, जो हम फाइन क्वालिटी की हमारी जो रेपुटेशन थी उनको हमको सिर्फ बर्बाद करके छोड़ दिया। अब बेटा यहाँ पे एक आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बताया बंगाल का, इसमें हमको यही बताया कि मुस्लिन एक बहुत बेस्ट फाइन क्वालिटी ऑफ कपड़ा रहता है, जो कि पर्टिकुलरली ओरिजिन है कहाँ की, बंगाल की मिट्टियों में पाया जाता है। पर्टिकुलरली वो प्लेस कहाँ की है, ढाका की है, जिसको प्री इंडिपेंडेंस के पीरियड के समय ढाका बोला जाता था। आज वो कैपिटल सिटी बन चुकी बेटा बांग्लादेश की। ढाकाई मुस्लिन ये वर्ल्ड वाइड नेम फेम गेन किया है, जो कि एक एक्सिक्यूटिव टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल बनाते हैं, विच हैज़ द फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ मुस्लिन, जो है फाइनेस्ट क्वालिटी जो मुस्लिन का कहलाया जाता है। मुस्लिन में भी कई वैरायटी होती है, तो उसकी जो फाइनेस्ट वैरायटी के कॉटन है उसको क्या बोला जाता है, मलमल बोला जाता है। कुछ फॉरेन ट्रेवलर उसको रिफर करते हैं मलमल शाही, मलमल खास, मलमल शाही, मलमल खास ऐसा बोलते हैं, implying that it was worn by or fit for the royalty। तो रॉयल्टी के लिए वो फेमस था, उसके हिसाब से उसको बनाया गया। बेटा प्यारे बच्चों आगे क्या दिया हुआ है, आगे हमको बताया हुआ है द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वे आर कंसर्न विद मोर एंड मोर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मोर विद प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द होम कंट्री rather than the development of Indian economy। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, उनका फोकस हमारा डेवलपमेंट नहीं था बल्कि उनका फोकस उनका डेवलपमेंट था, ना कि हमारा। ये लिखा है सच पॉलिसी ब्रॉड द फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर इकोनॉमी, जो कि ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। क्या करके रख दिया बेटा, हमको ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इंडिया को क्या बना के रख दिया, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रिटेन। ब्रिटेन से हम सिर्फ एक इंपोर्टर बन के रह जाए और एक्सपोर्टर बन के रह जाए रॉ मटेरियल के, और इंपोर्टर बन के रह जाए फिनिश गुड्स के। ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में। Obviously, the colonial government never made any sincere attempt to establish Indian national per capita income and national income। बेटा क्यों निकालेंगे उन लोग, क्यों खर्चा करेंगे हमारे ऊपर, जब उनको हमसे रॉ मटेरियल से बस मतलब है और किसी से मतलब नहीं, तो उनको क्या ही करना, भारत की क्या नेशनल इनकम है और पर पर्सन की इनकम है। तो उन लोगों ने कोई सिंसियर अटेम्प्ट नहीं किया। सॉरी, सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट वेयर मेड, कुछ इंडिविजुअल अटेम्प्ट करे गए विच वेयर मेजर्ड such as income conflicting and consisting result among the notable estimators। दादा भाई जो लोगों ने कोशिश भी करी ना इंडिविजुअल अटेम्प्ट, उनके क्या थे, उनके मेजर्स के इनकम यील्डेड कॉन्फ्लिक्ट करते थे और इनकंसिस्टेंट रिजल्ट थे। लेकिन उनमें से नोटेबल कुछ कीमती एस्टिमेटर्स में से उनके नाम है क्या, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्मे, फिनले सेरास, VKRV राव और RC देसाई। और नाम है बेटा RC देसाई। इनमें से राव, VKRV राव जो हैं, इनके माने जाते हैं एस्टिमेट्स को कॉलोनियल पीरियड पे बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है, मतलब बहुत रैपिडली लोग यूज में लेते हैं, सही मानते हैं। ठीक है,
फिर स्टडीज ने ये भी दिखाया, आगे लिखा है यही कि स्टडीज डिड फाइंड दैट द कंट्रीज ग्रोथ इन एग्रीगेट रियल output during the first half of 20th century was less than 2% coupled with much 0.5% of growth in per capita output per year। क्या बोला है बेटा, बोलना चाह रहा है कि स्टडीज ने ये दिखाया कि 20th सेंचुरी के पहले हाफ में, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, मतलब 1901 टू 1950s की बात हो रही है, में हम लोगों की जो एग्रीगेट रियल आउटपुट थी वो 2% से कम थी और पर कैपिटा आउटपुट सिर्फ 0.5% पर ईयर था। मतलब पर पर्सन की ग्रोथ 0.5% पर ईयर से हो रही थी और जो रियल आउटपुट का हमारा ग्रोथ था वो 2% से भी कम था। इन 50 सालों में ये बता रहा है हमको। बाप रे, हाल खराब करके रख दिया था ये साले लोगों ने हमारा। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बेटा यहाँ पे बता रहा है। क्या बताया है एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में प्यारे बच्चों? एग्रीकल्चर सेक्टर में बताया है इंडियन इकोनॉमी वॉज अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वॉज फंडामेंटली एग्रियन। तो ब्रिटिश रूल के समय पे भी हम खेती बाड़ी पे ही हमारे लोग ध्यान देते थे। हम खेती विशाल देश है, हम खेती बाड़ी करने में लोग भरोसा करते हैं। लगभग हमारी 85% ऑफ कंट्री पॉपुलेशन गांव में रहती है और अपना जीवन यापन डराइव करते हैं, अपनी लिवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर से। इसके लिए बॉक्स 1.2 में एक्सप्लेन किया है। However, despite being the occupation of such large population, the agriculture sector continued to experience stagnation। हमने स्लो ग्रोथ देखा, इतनी लार्ज पॉपुलेशन लगने के बाद भी हमारी कंट्री की हमने इस पे स्टैग्नेशन देखी, स्लो ग्रोथ। ना सिर्फ एंड नॉट इनफ्रिक्वेंटली अनयूजुअल डेट्रियोरेशन, मतलब लगातार गिरावट देखा हमने एग्रीकल्चर में। अनयूजुअल, नॉट यूजुअल, अनयूजुअल डेट्रियोरेशन, डेट्रियोरेशन मतलब गिरावट देखा। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकेम लो दो इन एब्सोल्यूट टर्म्स, एग्जैक्ट टर्म्स में हमारी बहुत स्थिति खराब हो गई। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होते गई, जमीन और बंजर होते गई, इरिगेशन की कमी थी, पानी नहीं मिलता था, हाई वैरायटी सीड्स थे नहीं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते नहीं थे और सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे डिग्रेड होते जा रही थी इन सारी चीज़ों की कमी की वजह से। दिस सेक्टर एक्सपीरियंस स्लो ग्रोथ ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीगेट एरिया अंडर द कल्टीवेशन। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, एग्रीगेट एरिया जो कल्टीवेशन का है वो कुछ ग्रोथ देखी गई जहाँ पे एग्रीगेट एरिया बढ़ाया गया। जैसे कुछ एरियाज में पंजाब के, हरियाणा के थोड़ा सा बल्क में जो मेड़ बना दिया जाता है खेतीबाड़ी में, उसको हटा करके एक साथ कल्टीवेट करके खेतीबाड़ी करना शुरू किया गया। वहाँ पे थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा हुआ पाए, पर ये लार्ज स्केल में नहीं हुआ, इससे पूरा इंडिया को बेनिफिट नहीं हुआ। दिस स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज मेनली बिकॉज ऑफ द वेरियस सिस्टम ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, लैंड सेटलमेंट दैट वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने लैंड सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, पर्टिकुलरली अंडर द जमींदारी सिस्टम विच वॉज इम्प्लीमेंटेड देन बंगाल प्रेसिडेंसी कंप्राइजिंग द पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे ईस्टर्न स्टेट्स। ईस्ट स्टेट के साइड पे इन लोगों ने जमींदारी सिस्टम को सबसे पहले स्टार्ट किया। द प्रॉफिट एक्वायरिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वी आर सेंड टू द जमींदार। जो भी प्रॉफिट होता था इस सिस्टम के अंदर में, जो भी प्रॉफिट होता था वो प्रॉफिट को जमींदार को भेजा जाता था इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर। मतलब जो खेती बाड़ी करके, जोताई करके, मेहनत करके कमा रहा है, उनसे पैसा को लेके किनके पास पहुंचाया जाता था? जो जमींदार हैं, जो प्रॉपर्टी के पेपर रखे हैं उन खेती बाड़ी के, उनके पास में। However, considerable number of जमींदार्स आर नॉट जस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट। जबकि ये देखा गया कि लगभग तो खुद गोरी सरकार थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, बल्कि ये भी देखा गया नथिंग टू इम्प्रूव, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया हमारे सेक्टर को आगे बढ़ाने में। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। कॉलोनियल गवर्नमेंट के लैंड सेटलमेंट सिस्टम जैसे जमींदारी सिस्टम इस स्टैग्नेशन के मेन कारण थे, स्लो ग्रोथ के। स्टैग्नेशन मीन स्लो ग्रोथ के, है ना। बंगाल प्रेसिडेंसी के एरिया में जमींदार ने हमारे ऊपर कोई भी मदद नहीं किया, इंप्रूव करने की कोई कोशिश नहीं की। उनका सिर्फ हमसे क्या मकसद रहता था? रेंट कलेक्ट करना। द मेन, वही लिखा है, द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार वॉज ओनली टू कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर्स। हमारे कल्टिवेटर जो खेती बाड़ी कर रहे हैं बेचारे किसान, उनसे कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ उनका रेंट चाहिए भैया। एक किराया फिक्स कर दिया कि आप अधिया, आज तो हम अधिया में देते हैं कि आधा पैसा हमारा जो मालिक है जमीन का और आधा पैसा, बोलो बोलो, उसका जो कल्टीवेटर है, जो खेती बाड़ी कर रहा है, मेहनत कर रहा है।
तो उस समय में क्या है ना, ज़मीन भी इनकी थोड़ी थी, इनके पिताजी की, लेकिन इन लोग क्या करें उस समय किसानों को, भोरे भारे किसानों को लोन दे के जब फसल उगती है तो उनको बीज बोने के लिए, हल चलवाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, इरिगेशन के लिए पैसे की ज़रूरत होती, तो उस समय इनको सस्ते में ब्याज बोल करके पैसे दे देते थे, लेकिन उसमें लिख देते थे 200% का लगान लगेगा, टैक्स लगेगा, ब्याज लगेगा, इतना ये लगेगा, अगर नहीं दे पाए इतने दिन के अंदर में तो आपकी ज़मीन हमारी हो जाएगी। इस तरीके से इनकी ज़मीन को हड़प लिया, इस तरीके से ज़मीन को धोखाधड़ी करके हड़प लिया इनसे। और क्या कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, अगर रेंट आपने जमा नहीं किया तो देखो क्या बोल रहा है, विच कॉज द इमेंस मिसरी एंड सोशल टेंशन अमॉन्ग लेटर to the great extent in terms of also revenue settlement were also responsible for the zamindars adopting such attitude. Dates for depositing specified sums for revenue were fixed, following which the zamindars were lose their rights. Beside dates, बेटा ये लाइन समझो क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि ज़मींदार एग्रीकल्चर की कंडीशन इंप्रूव करने की जगह सिर्फ फोकस था रेंट कलेक्ट करने में, चाहे कल्टीवेटर की इकोनॉमिक कलेक्शन कंडीशन कैसी भी हो, कितना भी उन्होंने उगाया हो, लो टेक्नोलॉजी, इरिगेशन की कमी और फर्टिलाइजर्स का ना के बराबर यूज़ करना, ये सब प्रॉब्लम बढ़ा देते थे। कुछ एरियाज थे जैसे कि कैश क्रॉप, देखो यहाँ पे ना सीधा सीधा सा यही बोला है कि रिवेन्यू सेटलमेंट, जो अभी आपको मैंने ब्याज वाला बताया ना, वही ब्याज वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बकायदा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि भैया अगर ये लोग टाइम पे रेंट नहीं देंगे, चीज़ें नहीं भरेंगे तो इनकी ज़मीन हड़प ली जाएगी और किनको दे दी जाएगी, ज़मींदार को शिफ्ट कर दी जाएगी, ये बना दिया गया। अब आगे क्या बोला है, बिसाइड दिस लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ, इनके अलावा भी क्या था, भारत के पास में टेक्नोलॉजी की कमी थी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब ज़मींदारी सिस्टम और रिवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम तो आप लिखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि एग्रीकल्चर का स्टैग्नेशन का या अनयूजुअल डेटेरियोरेशन के क्या क्या कारण थे, तो आपको लिखना पड़ेगा लैंड सेटलमेंट सिस्टम, रिवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड नेग्लिजिबल, ना के बराबर यूज करना फर्टिलाइजर्स, ऑल एडेड टू द एग्रीगेट ऑफ द पाइट of the farmers contributed to the dismal level of agriculture productivity. dismal level मतलब बहुत low level of agriculture productivity में मजबूर कर दिए थे ये सारे फैक्टर्स, और कमर तोड़ दिए थे बेचारे किसानों की। There was of course the evidence of relatively higher yield cash crops in certain areas due to the commercialization of agriculture. What is commercialization of agriculture, my dear? The conversion of food crops into the cash crops. अब हम फार्मर्स को फोर्स करने लगे, ब्रिटिश, हम मतलब गोरी सरकार, मान लो अपन खराब आदमी नहीं है लेकिन मान लो अभी, तो फोर्स करने लगे किनको, फार्मर्स को फोर्स करने लगे कि भैया तुम ये खाने पीने का सामान, दाल चावल उगाना बंद करो और तुम उगाना शुरू करो कैश क्रॉप्स, जैसे इंडिगो, ओपियम या फिर जूट, है ना, ये सब चीज़ें उगाना शुरू करो, सिल्क, टेक्सटाइल्स के लिए जो यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ों को फोर्स करना हमने शुरू किया, जिसको मार्केट में बेच के तुमको सीधा पैसा मिलेगा, कैश मिलेगा। तो फूड क्रॉप से बंद करवा के हमको किस में कन्वर्ट किया, कैश क्रॉप्स उगाने में, इसी को कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बोलते हैं। और उन एरिया में थोड़ी बहुत प्रोडक्टिविटी हमने बड़ी देखी, क्योंकि वहाँ पे मदद गोरी सरकार ने किया भी, क्योंकि उससे उन्हीं का फ़ायदा था, उनको रॉ मटेरियल मिल रहा था, और कैश क्रॉप्स में वो हमको कन्वर्ट क्यों करना चाहते थे, अपने कंट्री के रॉ मटेरियल्स ले जाने के लिए। समझ आ रहा है ना, देखो कितनी अच्छी बुक है, एनसीईआरटी सब बता रहा है, सारी चीज़ है, तो आपको इसके बाहर का किसी भी रिफ्रेशर का पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जब एनसीईआरटी इतना सक्षम है, सब कैपेबल है, सब कुछ इसमें दिया है, तो क्यों बाहर से पढ़ें, क्यों एक्स्ट्रा पढ़ें, क्यों एक्स्ट्रा नॉलेज लें। एज पर सीबीएसई करिकुलम द एनसीईआरटी रिकमेंडेड बुक इज बेस्ट, सीबीएसई खुद बोलता है कि एनसीईआरटी की बुक बेस्ट है और आप इससे पढ़ लें, ये काफ़ी है। चलिए तो बेटा हम इसी कोशिश में हम आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास को समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ वर्क दिस आउट दिया हुआ है आपको, जो आपको होमवर्क है, आप ये सभी करेंगे। हम आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। बट दिस कुड, जो कमर्शियलाइजेशन था एग्रीकल्चर में, बट दिस कुड हार्डली हेल्प द फार्मर इन इम्प्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशन। अब कैश मिलने लगा तो उससे फ़ायदा हो जाएगा, फार्मर अमीर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं सुधरी। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स, नाउ दे वेयर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स विच वेयर अल्टीमेटली यूज बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बैक होम। बाद में तो उन्हीं लोग खुद इस्तेमाल कर लिए, अपना ले गए यहाँ से। डिस्पाइट सम प्रोग्रेस मेड इन इरीगेशन, इंडियाज एग्रीकल्चर वॉज स्टार्व्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम भूखे लाचार हो गए, इंडिया का एग्रीकल्चर लाचार हो गया, देखने लगा भाई कहीं से इन्वेस्टमेंट आए। हम एकदम
लाचार हो गए, चाहने लगे कि कहीं से तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास में आए। ट्रैकिंग, फूड फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड डिसैलिनेशन ऑफ सॉइल, ये सारे फैक्टर्स हमारे साथ होने शुरू हो गए। सॉइल की फर्टिलिटीज, फ्लड कंट्रोल, और ये सब हमारा सिस्टम बेकार होते गया। ड्रेनेज की भी सिस्टम हमारी बेकार हो गई। While small section of farmers change their cropping pattern from food crop to commercial crop, a large section of tenant, छोटे छोटे फार्मर और शेयर क्रॉपर हिस्सेदारी जो रखते हैं, जिनकी खुद की ज़मीन नहीं होती, नाइदर हैड द रिसोर्सेज, ना ही टेक्नोलॉजी थी, ना ही कोई इंसेंटिव था कि वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा पाएँ एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये सारी फैसिलिटीज़ को ला पाएँ। ठीक है, अब आगे बेटा हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा हाल कैसा था। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर, As in the case of agriculture, so also in manufacturing. Manufacturing में भी हमारा हाल ऐसा ही कुछ रहा. India could not develop a sound industrial base under the colonial rule. Even as the country's world famous handicraft industry, जो हमारे चरखा होती थी, जो गांधी जी हमारे चरखा को आगे लेकर के बढ़ते थे और बोलते थे कि भारत के लोग स्वदेशी अपनाओ। हमारे गुरु महाराज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भी यही बोलते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी का बहिष्कार करो, देश में रोजगार बढ़ाओ और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाओ, खादी के कपड़े पहनना शुरू करो। तो फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन, तो इवन कंट्री की जो फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो भी डिक्लाइन करना शुरू कर दी। एंड नो करस्पॉन्डिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस, और उनके बराबर में हमारी हैंडीक्राफ्ट तो बर्बाद किया अंग्रेजों ने, और उनके मतलब उनके करस्पॉन्डेंस में, उनके बदले में हमने कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस को भारत के अंदर में अलाउ नहीं किया जो प्राइड बढ़ा सके। जो फॉर्मर, इतना बड़ा जो प्राइड हम वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री चलाते थे, उस प्राइड को आगे बढ़ाने के लिए कोई दूसरी इंडस्ट्री नहीं आई, बल्कि हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे बंद कराया। कैसे बंद कराया तो देखो वो बता रहा है, कैसे सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज करा हमको वो बता रहा है। द प्राइमरी मोटिव ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट was behind this policy to systematically deindustrialize India in two folds, दो फोल्ड में किया, दो फोल्ड में क्या किया, सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज करना चाहा इंडिया को दो फोल्ड में, ये इनका प्राइमरी मोटिव था। और चोर है साले। The intention was first to reduce India to the status of mere exporter of important raw material for the upcoming modern industries in Britain. तो पहला यही था कि हमको एक रॉ मटेरियल का इंपोर्टर बनाना चाहता था, मतलब इंपोर्टर चाहता था वो इंडिया को, कि इंपोर्टर बने वो इंडिया से, और हम एक्सपोर्टर बने किसके, ब्रिटेन के रॉ मटेरियल के। मियर मतलब मेन एक्सपोर्टर हम बन सकें किसके, ब्रिटेन के, सिर्फ ब्रिटेन के, वो भी रॉ मटेरियल के, फिनिश गुड्स के नहीं। And second, to turn India into a sprawling market for the finished product of those industries. To that continued expansion should be ensured maximum advantage. मतलब और इतना ही नहीं, और ये भी चाहता था कि वो रॉ मटेरियल से वो फिनिश गुड्स बना लेंगे, हमारे यहाँ बेचे और हम इंपोर्टर बने, मतलब खुद का स्वदेशी छोड़ें और विदेशी अपनाएं। इसलिए हमको सस्ते में देता था पहले, हमारी आदत डाला था कि हमारी इंडस्ट्री को और तोड़ लगे, लोग हमारे प्राइस सेंसिटिव थे, तो हमारे खादी को छोड़ करके वो मॉडर्न और नए डिज़ाइंस के कपड़े सस्ते में पहनने यूनाइटेड ब्रिटेन के, जिसको हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, उनके कपड़े पहनना शुरू करें, ये ताकि उससे उनको मैक्सिमम एडवांटेज हो सके। सो दैट द मैक्सिमम एडवांटेज टू देयर होम कंट्री, इनको होम कंट्री मतलब ब्रिटेन, गोरों को ही पूरी एडवांटेज मिल सके। इन द unfolding economic scenario, the decline of indigenous handicraft industries was not created only massive unemployment in India but also new demand for Indian consumer market. ना सिर्फ हमारे यहाँ एक बेरोजगारी बढ़ी, बल्कि ये जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद हुआ, इससे जो भी लोग खरीदते थे, इस पर एक न्यू डिमांड क्रिएट हुई फॉरेन मार्केट के अंदर में, जिन मार्केट को डिमांड को ना पूरा किया जा रहा है। डिप्राइव मतलब आपूर्ति को पूर्ति करना, पूर्ति करी जा रही है, फुलफिल किया जा रहा है किसके द्वारा, supply of the supply of locally made goods. This demand was profitably met by increasing imports from cheap manufactured goods from Britain. जिसको पहले किससे पूरा किया जाता था, हमारे लोकल प्रोडक्ट गुड्स से पूरा किया जाता था, अब उस आपूर्ति को
कौन प्रॉफिटेबली मीट कर रहा है, कौन इंक्रीजिंग इंपोर्ट जो हम बढ़ा रहे हैं, कहाँ से, ब्रिटेन से। मतलब ब्रिटेन वाले वो जगह को भी जो डिमांड हमारी खुद हम अपने प्रोडक्ट्स की होती थी, हमारी इंडस्ट्रीज बंद करा के खुद का सामान बेचना शुरू कर दिया और प्रॉफिट में बेचना शुरू कर दिया। और हमको शुरुआत में चीप मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, क्यों, क्योंकि भाई हम लेबर से बनाएंगे तो हमारी कॉस्ट तो ज़्यादा आएगी, वो मशीन से प्रोडक्शन कर रहे हैं, स्केल अप बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो उनकी जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो क्या होगी, अपने आप कम बैठेगी, है ना। तो ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्रियल बिगेन, हमारे भारत में छोटी छोटी इंडस्ट्री आनी शुरू हुई, लेकिन वो भी बहुत स्लो थी इनिशियली। द डेवलपमेंट ऑफ कन्फाइंड टू सेटिंग अप ऑफ कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स, कॉटन और जूट मिल्स मेनली डोमिनेट किसके द्वारा करी जाती थी, इंपॉर्टेंट है, इंडियंस के द्वारा, जो कि लोकेटेड थी कहाँ, वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में, महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में। वाइल जूट इंडस्ट्रीज जो थी ये डोमिनेट करी गई किसके द्वारा, फॉरेनर्स के द्वारा, जो कि मेनली कॉन्सेंट्रेटेड थी कहाँ, बंगाल में। सब्सिक्वेंटली एक आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो हमारी मान सम्मान अभिमान सब बनी, जिसका नाम है क्या, रतन टाटा जी के पिताजी जमशेदपुर में जमशेद जी टाटा ने शुरुआत करी थी, किसकी, टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी टिस्को की, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 1907 में, इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। और फ्यू इंडस्ट्रीज भी उसके बाद आना शुरू हुई, जैसे कि शुगर, सीमेंट, पेपर एक्सेट्रा, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आना शुरू हुई। हाउएवर देयर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स मतलब जो फर्दर, जैसे कि मैं अगर ईटा भट्टा बनाने में ईंटें बनते हैं, ब्रिक्स बनाने की इंडस्ट्री जो बनती है उसकी इंडस्ट्री डाल के रखो, मतलब मैं बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को बुलाता हूँ, मेरे ग्राहक कौन है, ब्रिक्स बनाने वाले प्रोड्यूसर मेरे ग्राहक हैं, क्योंकि अब मैं उनके लिए क्या बनाता हूँ, वो मशीन्स प्रोड्यूस करता हूँ जो ब्रिक्स बनाएगी, तो वो मशीन जो प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज बोलेंगे। तो ये बहुत कम थी भारत के समय, हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री टू हेल्प टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि अगर मैं प्रोड्यूसर को बुलाऊंगा कि तुम भी प्रोड्यूस करो, तो क्या हो रहा है, मैं भी प्रोड्यूसर हूँ और उनको भी प्रोड्यूसर बना रहा हूँ, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता। तो ऐसी इंडस्ट्री थी नहीं हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाए। Capital good industries means the industry which can produce machine tools which are in turn used for producing more article in current consumption. The establishment of few manufacturing units held and there was no substitute near wholesale displacement of country's traditional handicraft industries. Furthermore, the growth of rate of industrial sector and contribution to GDP ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन वो बहुत छोटा था इंडस्ट्रियल सेक्टर से जीडीपी का, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का कोई सब्स्टिट्यूट मिला ही नहीं हमारे यहाँ। अनदर सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज वेरी लिमिटेड टू ओपन फॉर द पब्लिक सेक्टर, दिस सेक्टर रिमेन कन्फाइंड ओनली टू द रेलवे, जो बढ़े भी वो भी रेलवे, पावर जनरेशन और कम्युनिकेशन और पोर्ट्स बढ़ाए गए, एंड कुछ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, और इनको भी क्यों बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ उनके ही डेवलपमेंट के लिए बनाया गया, रेदर देन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, वो अपने फ़ायदों के लिए। हमारे यहाँ रेलवे बनाया ताकि वो हमारे एरिया से कोर्ट यार्ड्स तक पहुँचा सके, कोयला, स्टील, ये सब चीज़ों को कंट्री साइड्स तक पहुँचा सके, इसके लिए रेलवे, पावर जनरेशन अपने लिए, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें उन लोगों ने अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने, इंडिया को कंट्रोल में रखने और इंडिया से रॉ मटेरियल को कंट्री साइड तक ले जाने, ताकि वहाँ से जहाज़ से वो सामान रॉ मटेरियल का ब्रिटेन जा सके, उसके लिए बनाया। फॉरेन ट्रेड बेटा कैसा था, तो फॉरेन ट्रेड हमारा पहले बहुत अच्छा था। अगर आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी होगी तो याद करो, हम बहुत पूरी दुनिया आती थी हमारे यहाँ, सूरत और ऐसी सिटीज़ में जहाँ पे हम ट्रेड करते थे और हम पूरी दुनिया को अपने सामान बेचते थे। दोनों दो देश के लोग आते थे, जो खरीदने वाले भी बेचने वाले भी, और हम दोनों से खरीद के बेच के पूरी दुनिया को बेचते थे। हम एक बेस्ट सोने की चिड़िया जो कहलाते थे ना, वो असली में हम थे, लेकिन हमको बर्बाद किया, एक्सप्लॉइट किया ये अंग्रेज़ों ने, हमको ले डूबे सनम, अंग्रेज़ों ने हमें भारत को ले डूबा। तो अंग्रेज बोलते तुम्हें हम ले डूबेंगे सनम। अब फॉरेन ट्रेड के बारे में हम देखते हैं, तो इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम, बट द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, रेस्ट्रिक्टिव मतलब प्रतिबंधन, रोकने वाली पॉलिसी ऑन ऑफ कॉमोडिटी प्रोडक्शन, जो हमको कैश क्रॉप्स ही उगाने में मजबूर किया, ट्रेड में भी हमको ये रेस्ट्रिक्ट करते थे, और टैक्सेस, टैरिफ यानी टैक्सेस जो परस्यू किया कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, ये एडवर्सली मतलब बैडली हमको क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को और वॉल्यूम को इंडिया के फॉरेन ट्रेड का। कॉन्सिक्वेंटली इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इंडिया बिकेम एन, क्या बन गया, सिर्फ एक्सपोर्टर बन के रह गया, किस चीज़ का, वो भी प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। इनका
रॉ मटेरियल सिल्क, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा का। और इम्पोर्टर बन गया किसका? फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लॉथ एंड कैपिटल क्लॉथ्स लाइक लाइट मशीन जो कि प्रोड्यूस करी जा रही है फैक्ट्रीज में ब्रिटेन की, छोटी छोटी मशीनें, प्रिंटिंग मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस, ये वो भी हम इंपोर्ट करना शुरू कर दिए। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज ब्रिटेन मेंटेन हमारे ऊपर मोनोपोली कंट्रोल बन के रखा था इंडिया के एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे। इसका रिजल्ट क्या हुआ? हाफ ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। बाकी रेस्ट अदर भी अलाउड थे कुछ ही कंट्री को, जैसे कि चाइना, सेलोन, श्रीलंका, पर्सिया, ईरान। और इसके बाद बना स्विस कैनल जो और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दिया ब्रिटिश का कंट्रोल फॉरेन ट्रेड का हमारे ऊपर में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी स्विस कैनल के बारे में देखेंगे इसके बाद। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड वॉज द जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। मतलब हमारे पास भाई इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इतना रॉ मटेरियल दे रहे हैं, कुछ तो सरप्लस बचेगा भैया। हाँ सर, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में आ जाएगा। आ गया, क्या हुआ? ठेंगा, हमारा पैसा हम ही को यूज करने नहीं मिला। अब क्या हुआ? बट दिस सरप्लस केम एट अ ह्यूज कॉस्ट टू द इकोनॉमी, कंट्रीज इकोनॉमी। बहुत ह्यूज बड़ा कॉस्ट दे के हमारी पूरी इकोनॉमी की कमर तोड़ने के बाद एग्रीकल्चर तोड़ दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर तोड़ दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन ट्रेड तोड़ दिया। कहाँ छोड़ा रे अंग्रेज तुमने? ऑफ द कंट्री इकोनॉमी सेवरल एसेंशियल कॉमोडिटीज जो कि फूड ग्रेन, क्लॉथ्स, केरोसिन, अब ये सब भी हमारे पास इसके लिए अवेलेबल थे। अब तुम छोड़ दोगे फूड क्रॉप उगाना और कैश क्रॉप उगाओगे तो भूख ना मरोगे। तो वही ना हुआ, भूख ना मरने शुरू हो गए। टू द डोमेस्टिक मार्केट फर्दर मोर द एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर टू इंडिया। तो इनसे कोई सोना चांदी नहीं आया भारत के अंदर में एक्सपोर्ट सरप्लस से। रेदर ये पैसे कब यूज कर लिए इन लोगों ने? किसमें? जो भी एक्सपेंसेस ऑफिस बनाने में, सेटअप करने में खर्चा किया कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, ब्रिटेन का in Britain expenses on war and fought in Britain government and the imports of invisible items which could lead to the drain of Indian men। इन लोगों ने क्या बोला कि जो भी ऑफिसेस बनाने में ब्रिटेन में खर्चा हुआ है इंडिया के, और जो भी एक्सपेंसेस हम इंडिया के बिहाफ में वॉर लड़े हैं, उसमें ये एक्सपोर्ट सरप्लस को हमने आपका यूज़ कर लिया है। तो हमने देखिए भारत के लिए ये सब किया है कि भारत के ही हमने गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया ब्रिटेन में, और भारत के लिए हमने वॉर लड़ा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा, और इसके में बहुत खर्चा हमारा हो गया। तो ये सब दिखाते हुए हमारी वेल्थ को ड्रेन कर लिया, ले गए, बहा के, सोख के ले गए, निचोड़ के ले गए, बहा के ले गए हमसे। हम इंडिया वाले बोले बहा के ले जा, चुरा के ले जा रे यारा। तो अब हम डेमोग्राफिक कंडीशंस के पहले before going to the topic of demographic condition, now we will first read what is Suez Canal। तो स्विस कैनल एक आर्टिफिशियल वाटर रनिंग वे है जो कि नॉर्थ से साउथ को कनेक्ट करता है। साउथ अक्रॉस द Isthmus of Suez in the northeastern of Egypt. It connects the port said to the Mediterranean Sea and Gulf of Suez and the arm of Red Sea. तो रेड सी एंड मेडिटेरियन सीज के बीच में कनेक्ट करता है। दिस कैनल प्रोवाइड द डायरेक्ट ट्रेड रूट ऑफ द शिप ऑपरेटिंग बिटवीन यूरोपियन एंड अमेरिकन ports located in South Asia, East Africa and Oceania by doing away the need of sail around Africa। मतलब अफ्रीका के पास से ये रहा हमारा स्विस कैनल। सिग्निफिकेंटली इकोनॉमिक कुछ नहीं बोला है, ये क्या कर दिया? एक इंपॉर्टेंट वाटरवे बना वर्ल्ड में। इन ओपनिंग 1869 रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मेड इजी एक्सेस। देखो पहले क्या होता था, इंडिया से सामान ले जाने में क्या होता था, अमेरिका को ऐसे गोल घूम के जाना पड़ता था अफ्रीका होते हुए। ये यहाँ से ऐसे निकले, ऐसे निकले, ऐसे निकले, ऐसे निकले, ऐसे निकले, और यहाँ से यूनाइटेड किंगडम पहुँचना पड़ता था। अब इन लोगों को क्या हुआ, यहाँ पे ना ये दो लोगों को जोड़े यहाँ से। अब ये यूनाइटेड किंगडम से ऐसे आए, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पोर्ट, यहाँ पे आर्टिफिशियल क्या बना दिया, आर्टिफिशियल नाला बना दिया, कैनाल बना दिया, जिसका नाम पड़ गया क्या, स्विस कैनल। आर्टिफिशियल वाटरवे बना दिया जो नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, देखो थोड़ा सा नॉर्थ एरिया है और ये साउथ एरिया है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आना शुरू हुआ, ये आर्टिफिशियल बना दिया। और अभी यहाँ एक जहाज भी अटक गया था बीच में, आफ्टर कोविड हमने सुना था, कोविड के जस्ट जाते जाते कि एक अटक गया था, जिससे बहुत सारे पोर्ट्स रुक गए थे जो आ नहीं पा रहे थे। और यहाँ के लोग उससे क्या लेते हैं, टैक्स भी लेते हैं, जैसे टोल टैक्स होता है ना, वैसे ही टैक्स भी कलेक्ट करते हैं पोर्ट्स जो जाते आते जहाज हैं, और यहाँ से ऐसे इंडिया कनेक्ट होना। तो इससे क्या है, इनका बहुत बड़ा एरिया जो घूम के जाते थे, दिन भी ज़्यादा लगता था और डीजल भी ज़्यादा लगता था, फ्यूल्स वो भी बचना शुरू हुआ इनका।
तो इनके लिए और ईजी बना दिया इंडियन मार्केट को एक्सेस करना। किसके लिए? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के लिए। अब आगे क्या बता रहे बेटा हम लोग को? डेमोग्राफिक कंडीशंस के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं प्यारे बच्चों। डेमोग्राफिक कंडीशंस, वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ। अब डेमोग्राफिक कंडीशंस मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन सब चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पे बताएगा कि लोगों की कैसी कंडीशन थी। तो भैया कंडीशन तो बड़ी बेकार थी। अब हम देख लेते हैं क्या कि जो हमारा ब्रिटिश ने वेरियस डिटेल्स अबाउट पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया फर्स्ट कलेक्टेड, कब कलेक्ट किया? ब्रिटिश इंडिया ने हमारे अंडर में पहला सेंसस जनगणना की थी, वो भी 1881 में। दो सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस, बहुत लिमिटेशंस के साथ हम सफ़र कर रहे थे। ये जो कलेक्शन था डेटा ये सही नहीं था। ये क्या था? रिवील्ड द अनइवननेस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ सब्सिक्वेंटली एवरी 10 ईयर ऑफ सेंसस ऑपरेशन वॉज कैरिड आउट। 10 साल के बाद हर बार होना था ये। बिफोर 1921 इंडिया जो था वो फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में था। उस समय आबादी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, उतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन जैसे ही सेकेंड स्टेज लगा, कब? 1921 के बाद second stage of transition began after 1921. However, neither the population of India nor the rate of population growth at this stage was very high. मतलब ना ही population control हुआ, आबादी एकदम से बढ़नी शुरू हो गई। फिर क्या बोला है? The various social development indicators were also not quite encouraging. तो और भी जो social development indicator थे, जैसे लिटरेसी रेट, एजुकेशन में जो लोग कितना पढ़ाई कर रहे कि नहीं, उसको हम लिटरेसी रेट बोलते हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो भी बढ़ नहीं रहा था, वो भी 16% था। जिसमें से फीमेल लिटरेसी जो था वो बहुत लो था, लगभग 7% था। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बहुत अनअवेलेबल था। लार्ज चंक्स मतलब लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को, या अगर अवेलेबल था भी तो वो अपर्याप्त था, हाईली इनएडिक्वेट था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? वाटर और एयरबॉर्न डिसीजेस बहुत बढ़ने लगे, जो रैम्पेंट थे, बहुत भयानक थे, और ये ह्यूज टॉल, अत्यंत कर्स, दुख, पीड़ा लाया और जीवन पे। नो वंडर द ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट, मतलब मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर उस समय क्या था? बहुत हाई था। पर्टिकुलरली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? एक साल होने के पहले, आफ्टर बर्थ से एक साल होने के पहले कितने लोगों की मृत्यु हो जाती पर 1000? तो 1000 बच्चे जन्म लेने पे कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती थी एक साल कंप्लीट करने के पहले? मतलब बच्चे टोटल 1000 जन्मे, उनमें से कितने बच्चों की एक साल कंप्लीट करने के पहले ही डेथ हो जाएगी? उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, तत्कालिक मृत्यु दर, जो कि था लगभग 218 पर 1000 इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्रेजेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ 33 पर 1000। मतलब कि आज लोग 33, आज बच्चे एक साल कंप्लीट करने के पहले 1000 में सिर्फ 33 की डेथ होती है, और उस समय ये 218 था। समझ सकते हो? मतलब कि 21% प्रॉक्सिमेट टू डेथ, 21% बोलने का मतलब हर 5 में से एक बच्चा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज ऑल्सो वेरी लो, 32 ईयर। अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाटर एयरबॉर्न डिसीजेस के चलते थी बेटा। इस समय वो भी आया था, आप लोगों ने सुना होगा, प्लेग, जिसमें लोगों को जिंदा जला देते थे। इन कॉन्ट्रास्ट टू द प्रेजेंट 69 ईयर्स, आज जीवन जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज दिस थिंग, नॉट लाइफ जीने इतना, एक्सपेक्टेड लाइफ ऐसा बता रहा है जो मेजर करी जाती है एवरेज निकाल करके, वो था ये 69 ईयर। कुछ बुक में बेटा 32 का 44 भी मिलेगा, पर एनसीईआरटी में 32 लिखा है, एग्जाम में 32 लिख के आना, 44 नहीं। In the absence of the reliable data, it is difficult to specify the extent of poverty at that time, but there is no doubt of extensive poverty थी उस समय, भयंकर poverty prevailed in the colonial period, which continued to the worsening, बस से बदतर स्थिति बना दिया इंडिया की पॉपुलेशन की उस समय की। अब भारत का ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या था? तो ड्यूरिंग द कॉल, और ये हमारा आखिरी टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम आपके लिए एक वन शॉट इसीलिए बना रहे हैं कि एक वन वीडियो के अंदर में एक चैप्टर कंप्लीट हो, 10 वीडियो में 10 चैप्टर्स हम कंप्लीट करने की आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे इन डेप्थ, कि आप चाहें तो आप इसको स्पीड में 1x 2x में भी सुन सकते हैं, और चाहें तो आप इसको आराम से भी सुन सकते हैं। अगर ये आप हमारा वीडियो सुन लेंगे तो हमें ये उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको फिर कहीं तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक टू बुक आपकी रीडिंग होते जा रही है साथ ही साथ में हमारे। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, द ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस द डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर, सो द लिटिल साइन ऑफ चेंज। द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर
द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स, आज भी हमारे ऑक्यूपेशन में एग्रीकल्चर एक लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स रखा हुआ था और वो अभी भी बना हुआ था 70-75%, while the manufacturing and service sector accounted only for 10 to 15 to 20% respectively. Another striking aspect as the growth of regional variations. Parts of Madras Presidency comprising part आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, इन एरियाज में बॉम्बे एंड वेस्ट बंगाल विटनेस अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ लोग काम करना कम किया और इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में जाने लगे विथ अ कमेंसुरेट नंबर increase in manufacturing and service sector. However, it has been an increase in share of workforce in agriculture during the same time in states of ओडिशा, राजस्थान, पंजाब। और ओडिशा, राजस्थान और पंजाब में हमने ये भी देखा कि यहाँ पे उल्टा 70-75% से एग्रीकल्चर में लोग काम करने वाले बढ़ गए। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन लोगों ने क्या किया, तो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया, अब हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो अंडर द कॉलोनियल रिजाइम या रिजिम बोलते हैं या रिजाइम बोलते हैं आप, जो भी प्रोनाउंसिएशन है आपका, मतलब अंग्रेजों काल में, उनके काल में, ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के काल में क्या था, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स एंड टेलीग्राफ को डेवलप किया गया। टेलीग्राफ डिड डेवलप, हाउएवर द रियल मोटिव उनके डेवलपमेंट का क्या था, वॉज नॉट टू प्रोवाइड द बेसिक एम्यूनिटीज, हमको फैसिलिटी नहीं देना चाहता था, बेसिक एम्यूनिटीज मीन्स फैसिलिटीज टू द पीपल, बट टू सर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। बस उनका काम था कॉलोनियल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ये बनाया था। जैसे रोड बनाए गए थे इंडिया के अंदर में प्रायर टू द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज नॉट फिट फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, तो जो रोड हमारे यहाँ पहले हुआ करते थे वो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए फिट नहीं थे ब्रिटिश के आने के पहले। एडवेंट मतलब दाखिल देना, आने के पहले। तो उन लोगों ने क्या किया, दिस रोड्स बनाए गए, क्यों, वे आर बिल्ड प्राइमरली टू सर्व द पर्पस ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया, ताकि हमारे एरिया में आर्मी बढ़ाया जा सके, कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे गोरे सरकार का। ड्रॉइंग आउट, और दूसरा ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और पोर्ट टू सेंड दिस टू द फार अवे इंग्लैंड और अदर लुक्रेटिव फॉरेन डेस्टिनेशंस। और ये रोड भी इसलिए बनाए गए ताकि यहाँ से सामान को ले जा सके, कंट्री साइड्स तक ले जाया जा सके, या कंट्री साइड से सामान को यहाँ तक लाया जा सके, जो भी इनको मटेरियल्स पहुँचाना है इंडिया के अंदर बीच तक, उनके लिए बनाया गया रोड को। देयर ऑलवेज रिमेन अ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड, फिर भी ऑल वेदर रोड की कमी बनी रही। रीच आउट टू द रूरल एरिया ड्यूरिंग द रेजिंग सीजन, नॉर्मली देयर फॉर पीपल जो हैं वो गांव में ही रहते थे, ग्रीवियसली नेचुरल कैलामिटीज के समय पे और फेमाइन वहाँ पे झेलते रहते थे। ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया रेलवे, ये इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स में आपसे जरूर पूछेगा बेटा इसके बारे में। ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया क्या, रेलवे 1850 में, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था भारत के अंदर में जो अंग्रेजों ने दिया था। ठीक है, उनका मकसद, उनका डेवलपमेंट था, पर उनसे कहीं ना कहीं हमको बेनिफिट हुआ थोड़ा बहुत। द रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द इंपॉर्टेंट वेज। ऑन दिस वन हैंड एनेबल द पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, लोगों का शुरू हुआ, और जिससे उनका जोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर रोक जो लगा हुआ था, जो नहीं पहुंच पाते थे, अब पहुंचना शुरू हुए, दो कल्चर का मिलना शुरू हुआ। वाइल ऑन अदर हैंड ये फ्रॉस्टेड किया कमर्शियलाइजेशन, मतलब बूस्ट किया कमर्शियलाइजेशन इंडियन एग्रीकल्चर, जिससे बैडली अफेक्ट हुआ और हमारी सेल्फ सफिशिएंसी गांव की क्या होने लगी, खत्म होने लगी। द वॉल्यूम ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट अनडाउटली एक्सपांड किया, लेकिन इसका बेनिफिट रियली एक्रूड हुआ, मिला हम सभी को, इंडियन पीपल को। सोशल बेनिफिट विच द, ये देखो रेलवे है, फर्स्ट रेलवे ब्रिज जो है वो बॉम्बे से थाने का 1854 में बना था। इंडियन पीपल को कुछ भी नहीं मिला ओइंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, वे आर दस आउटवेटेड बाय कंट्री ह्यूज इकोनॉमिक लॉस। तो एक अच्छा काम भी इनका दब गया, क्योंकि इन लोगों ने हमारे ऊपर इतना इकोनॉमिक लॉस कर चुके थे उनसे। अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ रोड एंड railways, the colonial dispensation also took measures for developing the inland trade, या सी लेन्स को भी इन लोगों ने डेवलप करने की कोशिश की। दिस मेजर्स वेयर फार सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक तो थे, ठीक था। इनलैंड वाटरवेज जो है उस समय पे वो अनइकोनॉमिकल साबित हो गया, और जो कि कोस्ट कैनल ओडिशा कोर्ट पे बनाया गया था, मतलब इनलैंड ट्रेड मतलब समुद्र के किनारे किनारे एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो इनका कॉन्सेप्ट था वो भी अनइकोनॉमिकल रहा, कोई फायदे नहीं। दो कैनल वॉज बिल्ड इन ह्यूज कॉस्ट एंड गवर्नमेंट एक्सचेकर मतलब जैसे आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उस समय हम एक्सचेकर बोलते थे। येट इट फेल टू कम्पीट विथ रेलवे इसके खर्चे ये सब नहीं निकाल पाए। विच सून ट्रांसफर द रीजन रनिंग पैनल टू द कैनल एंड इट हैज़ अल्टीमेटली अबंडेंट। तो अल्टीमेटली वो जो सी कोज वाला जो तरीका था उसको हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि रेलवे से सस्ता वो नहीं हो पा रहा था।
द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ भी इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर में। सिमिलरली पर्पस था ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। पोस्टल सर्विसेज भी खोली गई पब्लिक पर्पस के लिए, जो कि हमेशा अपर्याप्त रही, लोगों को पहुंच नहीं पाते थे ढंग से। कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन यही है कि इंडिया को फाइनली इंडिपेंडेंस मिला। 200 साल आज़ादी मतलब रूल गुलामी के बाद कॉलोनियल रूल ने अपने सारे तरीके लगा लिए हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करने में। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सरप्लस लेबर के साथ में लगा हुआ था, जिसकी लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी। जितने लेबर की जरूरत नहीं उससे ज़्यादा लेबर थे और प्रोडक्टिविटी भी कम होती थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर रो रहा था क्राई कर रहा था। क्यों? वॉज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग जगह इंडस्ट्रीज बढ़े। कैपेसिटी बिल्डिंग, कैसे हम प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ाएं, और इनकी पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सरकार इन्वेस्टमेंट बढ़ा, उसके लिए रो रहा था। फॉरेन ट्रेड वॉज ओरिएंटेड टू फीड इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन इन ब्रिटेन। तो फॉरेन ट्रेड भी सिर्फ और सिर्फ फोकस था इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन कैसे लाया जा सके, ब्रिटेन के अंदर में कैसे इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिल सके, उसके लिए हमारा पूरा फॉरेन ट्रेड लगा दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी फ्रेम करी गई थी, बढ़ाने की ज़रूरत थी, अपग्रेडेशन की, एक्सपेंशन की, और लोगों के उन्नति में, विकास में यूज़ हो सके उसके लिए। प्रिविलेंस ऑफ रैम्पेंट पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ चलते रहा पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी में। इन नटसेल द सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस बिफोर द कंट्रीज वॉज एनॉर्मस, बड़े भयानक थे। तो ये जो हमारी हालत थी कुछ इस तरीके की थी, और ये चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। बधाई हो। इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको लास्टली बता देता हूँ, इनमें आपको क्या करना है। लास्टली बेटा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इनके क्वेश्चंस की आप तैयारी कर लीजिए। कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप इन क्वेश्चंस की तैयारी जरूर कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया, व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ दिस पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द ट्रू मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। Question number 6. The traditional handicraft industries were run under the British rule. Do you agree with this view? Give reason in support of your answer. कि जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी अगर वो ब्रिटिश रूल के अंदर में चलाई जाती तो आपको क्या लगता है, अपने सपोर्ट में आंसर दीजिए। फिर क्रिटिकली अप्रेज सम ऑफ द शॉर्टफॉल्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज परस्यूड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। फिर कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था क्या, डिस्कस कर लो उसके बारे में। एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडिया प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव अप्रेजल ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल इन द कॉलोनियल पीरियड। ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है और ये नया सीरीज जो हम इंडियन इकोनॉमी के लिए लेके आए हैं, अगर ये आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय जय।